नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 मई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम 3 इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहला तो पुअर्टी रिडक्शन से रिलेटेड रहेगा, दूसरा फूड इन्फ्लेशन को लेकर के, और तीसरा हम बात करेंगे WHO के द्वारा जो अभी रिसेंट डेटा रिलीज़ किया गया है, जिसमें हमारे देश में जितनी डेथ रेट गवर्नमेंट डेटा बता रहा है उसके कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा डेथ हुई है कोविड की वजह से। तो इन तीनों चीज़ों को एनालाइज करेंगे एक एक करके। फर्स्ट आर्टिकल है वेलफेयर दैट चेंज्ड लाइव्स। आर्टिकल को लिखा है अमरजीत सिन्हा जी ने। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया में 2011 के कंपैरिजन में 2019 के बीच में बहुत गरीबी में कमी आई है। कैसे? जिसको हम एक्सट्रीम पुअर्टी बोलते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल हैंड टू माउथ भी नहीं रह पाता, 2 टाइम की रोटी भी नहीं कमा पाता, या एकदम 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलती, तो उनकी परसेंटेज 22.5% से रिड्यूस होकर के 10.2% हो गई। इसके अलावा जो रिडक्शन है पुअर्टी में, वो गाँवों के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिला है। 26.3% जो पहले हुआ करता था 2011 में पुअर्टी रेट, अगर हम गाँव की बात करें, वो घट कर के 11.6% रह गया। इसके आगे ये भी बताया गया कि पुअर्टी में जो डिक्लाइन करने की जो स्पीड है वो भी 2015 से 2019 के बीच में 2011 से 15 के बीच के कंपैरिजन में ज़्यादा रही है। मतलब 2011 से 15 के बीच में जितना रिडक्शन हुआ था ना गरीबी में, उसके कंपैरिजन में 2015 से 19 के बीच में ज़्यादा स्पीड से रिडक्शन हुआ। ये वर्ल्ड बैंक का अपना खुद का डेटा है, अपने हिसाब से रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। तो बेसिकली इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे बहुत सारी स्कीम्स है और प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनकी मॉनिटरिंग, जिसमें एक तो उज्ज्वला योजना है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, जनधन अभियान जिसके तहत अकाउंट खुलवाए गए, मिशन इंद्रधनुष जिसके तहत बच्चों को इनको वैक्सीनेशन दिया गया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बोले ये स्कीम्स और इन स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एक कारण था जिसकी वजह से ये गरीबी हमारे यहाँ पर कम हो पाई है। कहने को ये कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक जो मेथोडोलॉजी यूज़ करता है, बोलो वो एडिक्वेट नहीं है आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कि वर्ल्ड बैंक में ये बोला जाता है कि $1.9 अगर आप पर डे खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आप गरीब नहीं हो। तो ऐसे में बोला महंगाई के साथ में वर्ल्ड बैंक का जो मेजरमेंट का तरीका है, बोला उसमें कुछ कमियाँ हैं। पर सवाल ये है कि जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने खुद से खुद के डेटा को कंपेयर किया, वहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, वेलफेयर स्कीम्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और हमारा जो सोशल सपोर्ट है वो मिल पाया है जो भी डाउन ट्रोडन सेक्शन थे उनको। तो ऐसे में हमें कुछ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस पुअर्टी रिडक्शन में। सबसे पहला कि जो डिप्राइव्ड हाउस होल्ड थे, वो परिवार जिनको पहले कोई एक्सेस नहीं मिल पाता था रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा का, उनको आइडेंटिफाई करना, और उसके लिए सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में कंडक्ट हुई थी, उस कास्ट सेंसस का यूज़ करना। ठीक है ना, ये SECC का यूज़ करना, जिससे कि टारगेटेड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना, और चाहे उनकी कास्ट कुछ हो, कोई भी क्रीड से हो, कोई भी रिलीजन से हो, बट उनको बेनिफिट अलॉट किए गए। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि सबका साथ सबका विकास। SC/ST कम्युनिटी के जो लोग थे उनको भी बहुत फ़ायदा मिला। जो स्टेट्स पहले बीमारू कैटेगरी में थे, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। इवन जो सोशल ग्रुप पहले परेशानियों का सामना करते थे, आज वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का सपोर्ट लेते हुए ग्राम सभाओं में भी उन स्कीम्स को भी प्रॉपरली चेक कर रहे हैं और उनका बेनिफिट भी ले रहे हैं। मतलब ऑडिटिंग भी प्रॉपर हो रही है वहाँ पर। ठीक है, और साथ में जिन लोगों को टारगेट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उन तक वो स्कीम का बेनिफिट भी पहुंचाया जा रहा है। तो पहला कारण तो हो गया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर टारगेटेड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना। दूसरा ये कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से दीनदयाल अंत्योदय योजना जिसके तहत, और जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। 2014 में लगभग 2.5 करोड़ के लगभग आप देख लो सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ करते थे, जो कि 8 करोड़ के लगभग 2018 में हो गए। इसमें लगभग 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली जो है बात करो, तो वो आप देख सकते हो कि रिजल्ट इतना निकल रहा है कि एक्टिवली काम कर रहे हैं। मतलब 2.5 करोड़ से 8 करोड़ तक आप पहुंचे, और अभी एक्टिवली फंक्शन कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहे हैं? कम से कम 75 लाख। और वो भी किसके साथ मिलकर के? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और उनमें लगभग 40% औरतें काम कर रही हैं। तो इस तरीके से क्या कोलैबोरेशन आ रहा है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में पार्टिसिपेशन आ रहा है, और
इससे क्या हो रहा है, देखो जब परिवार में औरतों का पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, उनका एम्पावरमेंट होता है, तो गरीबी अपने आप धीरे धीरे दूर होने लग जाती है, क्योंकि वो परिवार के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो इस तरीके से पुअर्टी रिडक्शन की तरफ बढ़ गए। इसके आगे आधार बेस्ड जो टारगेटेड मैनर में काम किया गया, एक तो क्या है आपको पता है, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी के बेस पे जो भी क्रेडिट भी दिया गया, कैश ट्रांसफर दिया गया, सीधा अकाउंट में गया, तो करप्शन या लीकेजेस थे वो खत्म हो गए। तो फंड्स जो हैं वो सीधा जिसके अकाउंट में पहुंचना था उसी के अकाउंट में पहुंचा। बोले एक ये बेनिफिट भी हुआ है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। इसके आगे देखें, तीसरा फैक्टर ये बता रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सीधा आप कह सकते हो कि ट्रांसफ़र दिया गया, मतलब पैसे उनको अच्छे से अलोकेट किए। रिजल्ट ये रहा कि वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गाँव में रोड, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ये बहुत स्पीड से बना। और जिस स्पीड से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके चलते गाँवों में रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि आसपास के शहरों से, टाउन से इनके साथ कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई, और जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है उतना ही आप जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाते हो। चौथा फैक्टर ये कि जो सोशल कैपिटल है, जैसे कि हमने बात की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, उन्होंने क्या सहायता की कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो भी कमज़ोर तबके के लोग थे वो साथ में आए और बैंकों तक सीधी अप्रोच की उन्होंने, और बैंकों तक एक यूनाइटेड मैनर में जब गए तो बैंकों ने भी उनको उधार देने में ज़्यादा परेशानी नहीं महसूस की। तो ऐसे में बैंकों से क्रेडिट लेने में परेशानी नहीं हुई, और छोटा मोटा जो खुद का बिजनेस करना था वो बिजनेसेस भी स्टार्ट हो गए, चाहे वो फार्म बिजनेस हो या नॉन फार्म बिजनेस हो। हर जगह पे कलेक्टिव मैनर में उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, जैसे कि मुद्रा स्कीम आपको पता है लॉन्च की थी, इसमें SC ST कम्युनिटी के लोग जो हैं वो, या फिर जो वुमेन है, या फिर जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको लोन दिया जाता है सस्ती रेट पे, इससे कि वो अपनी खुद की लाइवलीहुड को एक तो डाइवर्सिफाई कर सके। भाई खेतों से अगर पेट नहीं भर रहा है तो खेतों के अलावा दूसरा कोई काम कर ले। तो ऐसे में उनकी लाइवलीहुड अर्न होना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर गया पुअर्टी रिडक्शन में। पांचवा जो पॉइंट आता है वो ये कि देखो ग्राम स्वराज अभियान, इसके 2 फेजेस कंडक्ट हुए, 2018 की बात है, जिसमें LED बल्ब्स दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जा रहे हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जा रहा है गांव के लोगों को, या लाइफ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, बैंक अकाउंट खुलवाए गए हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि भाई उनका खुद का एक होता है ना सेल्फ एम्पावरमेंट हुआ, तो वो फिर इकोनॉमिकली अपने आप पार्टिसिपेट करते हैं। और समाज में जिन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पहले बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस का सामना करना पड़ा, आज वो लोग अपने आप को एम्पावर करके सोशल कैपिटल के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इन स्कीम्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी एक कारण था। और इस चीज़ का रिजल्ट किस में हम देख सकते हैं, जो रिसेंटली 2019 से 21 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का या 5वें राउंड का जो डेटा रिलीज हुआ है, वो सीधा शो करता है कि कितना हम एम्पावर कर पाए हैं हमारे लोगों को। छठा फैक्टर ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सल कवरेज, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एलिजिबल लोग हैं, ना धर्म देखा, ना जात देखी, ना कोई क्रीड देखा, बस ये देखा कि भाई कौन डिजर्व करता है, उसको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे उनको लेटरिन प्रोवाइड किए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत LPG कनेक्शन प्रोवाइड किए, जिसके तहत कि इंडोर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जो कच्चे घरों में रह रहे थे उनको पक्के घर प्रोवाइड किए गए। ऐसे में उनकी ज़िंदगी अपने आप इम्प्रूव हुई। तो इस तरीके से भी बहुत बेनिफिट पहुंचे। सातवां फैक्टर ये बता रहे हैं कि पब्लिक फंड्स जो ट्रांसफ़र किए गए थे वो गाँव को सीधा लोकेट किए गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई लीकेजेस थे, इवन एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन और दिया गया। आठवां कारण यह बताया जा रहा है कि लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत रहा। जैसे हम बात करें ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स की, जिसको हम बोल रहे हैं सबकी योजना सबका विकास, ठीक है, उसमें आप देखो कि गांवों को रैंकिंग दी जा रही है, पंचायतों को रैंकिंग दी जा रही है। रैंकिंग से क्या होता है, कंपटीशन आता है, और कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करने का हर किसी का मन करता है। तो ऐसे में आप देखो ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 की पिलर्स पे बेस्ड 2017-18 से लेकर अभी तक लगातार रैंकिंग दी जा रही है। और उसका फायदा ये हो रहा है कि गांव में, ग्राम पंचायतों में खुद में कंपटीशन आ रहा है, और वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी आ रहा है। लोगों में एम्बिशन है कि हम आगे निकलेंगे अब की बार स्कोर, और जिसको जो ज्यादा स्कोर करेगा उसको अच्छे बेनिफिट्स और दिए जाते हैं। तो अपने आप में क्या हो गया, ये पॉजिटिव इंसेंटिव हो गया एक तरीके से।
नवा फैक्टर कि भाई सोशल या कॉन्करेंट ऑडिट्स प्रॉपर हो रही है। जैसे नरेगा जैसी स्कीम्स हैं, इनमें फंड अलोकेट हो गया, फंड्स को अलोकेट होने के बाद में ये पता करना कि पैसा कहाँ आया, कितना कहाँ पर गया, कितना बच गया, तो उस चीज़ को चेक करना। एक तो होती है ऑफिशियल ऑडिट जो कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से करवाती है, और एक होगी सोशल ऑडिट जो कि वहां के जो बेनिफिशियरीज हैं, जिस ग्राम पंचायत में नरेगा के अंडर में प्रोजेक्ट चल रहा है, वहीं के लोग बैठ करके ये चेक करें कि नरेगा का बेनिफिट कितना आया है, कितना गवर्नमेंट ने एलोकेट किया, कहां पर पैसा गया। तो इससे भी बोलो बहुत फायदा हुआ है। और 10वां, भाई स्टेट्स के बीच में भी बड़ा कंपटीशन दिया जा रहा है, और इसमें भी देखो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रूल चल रहा हो किसी भी स्टेट में, उसके बिना कोई ध्यान देते हुए स्टेट्स भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट ये रहा है कि हमारे देश में गरीबी जो है वो कम होती चली जा रही है। अभी रिसेंटली एक तो कोविड और ये यूक्रेन क्राइसिस, ये देखो हमारी गरीबी का जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था उसके लिए खतरनाक चैलेंज साबित हो रहे हैं। बाकी फिर भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में गरीबी कम हुई है। तो ये था पूरा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, काम आने वाली चीज़ें थी सारी की सारी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द सीरियल वंडर। आर्टिकल को लिखा है अशोक गुलाटी जी ने और ऋतिका जुनेजा जी ने। इनका ये कहना है कि आरबीआई की टीम पिछले हफ्ते इकट्ठा होती है, डिसाइड करती है कि भाई महंगाई को कंट्रोल करने का हमारा जो टारगेट है उसमें हम फेल हो रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि एक तो रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट मतलब 0.4% से राइज करेंगे, और सीआरआर को 0.5% से राइज करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आपको पता है कि जो लोग बैंकों में पैसा डाल के रखते हैं, जो लोग गरीब हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है इन्फ्लेशन का, क्योंकि बैंकों में जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट कर रखा है वहाँ पर रिटर्न कितना मिलता है, 3%, 2%, 2.5%, और जबकि महंगाई 7% के लगभग या 6% के लगभग चले, तो नुकसान हुआ कि नहीं कि पैसा आपने डबल ट्रिपल करने के लिए बैंकों में डाला, पर पैसा इंक्रीज होने की रेट तो है 2.5 और महंगाई बढ़ रही है 7% से 6% से, तो क्या फ़ायदा हुआ, उल्टा नुकसान हुआ कि नहीं। और गरीब को तो मार आपको पता है पहले से ही होती है। तो ऐसे में आरबीआई ने अपनी तरफ से ये डिसाइड किया सीआरआर और रेपो रेट को राइज करने का, पर यहाँ पर आरबीआई अप टू द मार्क नहीं है। अभी भी हम 4-5 महीने लेट हैं। 4-5 महीने से लेकर अभी तक हमने जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स हुई है उनमें हर बार इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट किया गया। जिस बार भी कोई भी टारगेट किया गया वो टारगेट जो है वो अचीव ही नहीं हुआ, या फिर उससे ज़्यादा ही महंगाई हमें देखने को मिली। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आज की परिस्थितियां, फूड इन्फ्लेशन आप देख सकते हो। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ही आरबीआई में आप देखते हो कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल करने की बात हम करते हैं, जिसमें 4% टारगेट है और थ्रेशोल्ड दे रखा है 4 ± 2%, जो कि ट्रांजिशनरी होना चाहिए। मतलब एक्यूरेट इन्फ्लेशन तो कितनी है, 4 के लगभग ही होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा न कम। पर हाँ 2% ऊपर नीचे हो जाए तो भी एक बार मैनेजेबल हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 2 से 6% के बीच में परमानेंट ही 6% पे ले जाके टिका दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी का कारण बन रही है, जो कि हमारे यहाँ पर अब धीरे धीरे दिखने भी लग गई है। देखो फूड प्राइस की बात करें तो इसके पीछे जो यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है उसमें सीधा सीधा ये बताया है, अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है, कि अप्रैल 2021 के कंपैरिजन में अप्रैल 2022 में लगभग 28% फूड इन्फ्लेशन राइज हुई है। अब आप देख सकते हो महंगाई कितनी बड़ी है। रही सही में पेंडेमिक ने हाल खराब कर दिए, और रशिया यूक्रेन वॉर ने उस चीज़ को और ज़्यादा घी का काम कर दिया, आग जो लग रही थी उसमें। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि यूक्रेन वॉर के चलते हैं, यूक्रेन रशिया वॉर के चलते हैं हमारे यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी तो बढ़ी है। हमने यहाँ पर जो फार्म एक्सपोर्ट है वो तो राइज किया है, बट दूसरी तरफ जो हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल या फर्टिलाइजर, वो हमें महंगे खरीदने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कि कंज्यूमर को भी मार हो रही है, तो फार्मर को भी एक्सपोर्ट का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ हमें नोटिस करनी होगी कि कैसे हम इस परिस्थिति को मैनेज करके चले, क्योंकि एक तो क्या है, क्लाइमेट चेंज भी अपना असर दिखाने लग गया है। अब की बार जितना एक्सपेक्टेड था उसके कंपैरिजन में जो रबी की हार्वेस्टिंग हो रही है ना, उसमें पूरा जो प्रोडक्शन हो रहा है, फार्म प्रोडक्शन गेहूं का, वो कंपैरेटिवली कम हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हमारे लिए कंसर्निंग है। तो राइटर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं कि पहली बार हमारे देश में इंडियन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में पहली बार 31 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं हम एक्सपोर्ट कर पाए हैं एक फाइनेंशियल ईयर। कौन सा, 2021-22 का। टोटल अमाउंट कितना रहा उसका वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, $13 बिलियन।
जो कि अपने आप में अभी तक हाईएस्ट है। वीट एक्सपोर्ट जो है वो पिछले साल मतलब अभी तक हम देखें लगातार लगभग 273% तक राइज हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है? रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों अच्छा खासा गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों युद्ध में फंसे हुए हैं, तो उसका अपॉर्चुनिटी हमारे फार्मर्स को मिली। इसके आगे अगर देखें तो अभी तक हमने गेहूं की बात की है, और अगर हम एग्री फार्म एक्सपोर्ट की बात करें जिसमें वेजिटेबल फ्रूट सब कुछ आ गए इंक्लूडिंग सीरियल्स सारी चीजें आ गई, तो उसमें एग्रीकल्चर फार्म एक्सपोर्ट कितना रहा हमारा? लगभग $50 बिलियन से ज्यादा, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो इस परिस्थिति में राइज हुआ है। तो ये तो देखो फेवर कर गया रशिया यूक्रेन वॉर हमारे लिए। इसके आगे अगर हम देखें तो टेंशन की बात कहां पर है? सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये आ रही है कि 111 मिलियन मैट्रिक टन टारगेट रखा गया था कि भाई गेहूं का प्रोडक्शन या फिर जो रबी की फसल होगी वो 111 मिलियन मैट्रिक टन हमें प्रोडक्शन देगी, पर वही बात है, हीट वेव अचानक से आ गई। आपको पता है अभी कि विंटर सीजन जो आनी थी वो तो आई नहीं, विंटर के बाद में स्प्रिंग आनी थी वो तो आई नहीं, सीधा समर्स आ गई। तो अभी 43 डिग्री सेंटीग्रेड 45 तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, जबकि मई अभी आधा भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो गेहूं की प्रोडक्शन है वो कम होगी। तो इस परिस्थिति में भी अगर हम एक्सपोर्ट को राइज करके चलना चाहें तो हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको नुकसान हो जाएगा। अब देखो गेहूं की तो हमने बात कर ली, पर सवाल अब बात का आता है सीरियल्स की। अगर हम बात करें, खाद्यान्न की हम बात करें, तो राइस भी एक इंपॉर्टेंट सीरियल है। तो राइस का भी प्रोडक्शन हमारा राइस का भी एक्सपोर्ट हमारा राइज हुआ है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट राइस का कितना होता है? 50 मिलियन मैट्रिक टन। उसमें कितना एक्सपोर्ट हमने किया है? 20 मिलियन मैट्रिक टन। मतलब इंडिया सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कंट्री है। और ये क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स का है, ये पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। और इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे की शायद विजन IAS की आपको PDF मिल जाएगी समरी, ठीक है, डाउनलोड कर लो और उसको 2-3 बार पढ़ दो, ठीक है, एकदम शॉर्ट में क्विकली, क्योंकि प्रीलिम्स में फिर वो हेल्प करेगा। इसके आगे देखें तो ये तो सारी थी सिल्वर लाइंस की, हाँ जी एक्सपोर्ट अच्छा हो गया, पर कुछ कंसर्न्स भी है। क्लाइमेट चेंज रियलिटी हो गई। IPCC की पहले की एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें सीधा ये कहा है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो ये मान के चलो कि गेहूं की जो उपज होगी उसमें 5 मिलियन मैट्रिक टन की कमी आएगी। इसके लिए क्या ज़रूरत है? हम एग्रीकल्चर को इस तरीके से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाएं, हीट रेजिस्टेंट वेरिएंट तैयार किए जाए गेहूं के। क्या करना होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आगे बात आ जाए कि आज हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को हम फ्री या सस्ते में अनाज देते हैं, जिसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा आता है सरकार का। सरकार की टोटल रेवेन्यू कितनी है एक्सपेक्टेड है 2022-23 का? ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें लगभग 20 लाख करोड़। बोलो उसमें से 2.8 लाख करोड़ रुपए तो केवल फूड सब्सिडी में जाने वाले हैं। तो इसलिए एक तो रैशनलाइज करो, नुकसान को रैशनलाइज करो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि एक्चुअल में बिलो पुअर्टी लाइन कौन लोग हैं, उनको रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर घोस्ट बेनिफिशियरीज भी बहुत हैं जो कि है तो नहीं पर फायदा पूरा उठा रहे हैं। साथ में जो हमारे नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं, देखो एक तो हो गए बिलो पुअर्टी लाइन वाले, उनको तो आप आराम से बेनिफिट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको आइडेंटिफाई करो कि कौन बेनिफिशियरी है, एक्चुअल में बेनिफिशियरी, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है ना, उनको आप MSP रेट से 10% थोड़ा सा कम भाव के ऊपर ये प्रोवाइड करो। किसको? अनाज को, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा। बोले ये 5 चीजें तो आप तो जितना इजीली अवेलेबल करा सकोगे उतना ही इजी हमारा एक सिटीजन रह पाएगा और उतना ही वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दे पाएगा। क्योंकि एक अमीर हो चाहे गरीब हो, खाना तो उतना ही खाना है जितना उसका पेट है, ठीक है जी। एजुकेशन तो उतनी लेनी है, बेसिक एजुकेशन तो जितनी की देनी है, बेसिक हेल्थ जितनी देनी है उतनी देनी है। तो बोलो गवर्नमेंट इन चीज़ों को, बेसिक्स को, हम अभी फूड की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो बोले ये चीज़ तो आप MSP के लगभग फिक्स कर दो, ज़्यादा मत करो इसको, और बाकी चीज़ों जो लग्जरी आइटम्स है उनको आप महंगा कर लो अगर आपको टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्योंकि हमारा देश वेलफेयर स्टेट है, हमारा स्टेट है वेलफेयर स्टेट है, सरकार को कल्याणकारी राज्य की तरह काम करना है, तो पैसे वाले को टैक्स दो और सब्सिडी प्रोवाइड करो, तो उसके लिए किया जा सकता है। इसके आगे एडिबल ऑयल और फर्टिलाइजर महंगे हो रहे हैं। इंडोनेशिया ने पता आपको कितना महंगाई कर दिया, वहां पर एक्सपोर्ट पे बैन ही लगा दिया है। और फर्टिलाइजर जहां पर हम DAP या फिर MOP, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट,
म्यूरिएट ऑफ पोटाश एमओपी, ये दोनों का प्रोडक्शन के लिए हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इंटरनेशनली डिपेंडेंसी है यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा और रशिया पे भी, और दोनों के दोनों युद्ध में फंसे पड़े हैं, तो ये भी महंगे हो रहे हैं। तो फार्मर एक तरफ से तो खुश हो रहा है एक्सपोर्ट को राइज होते हुए देखते हुए, पर दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ढाक के तीन पात, अल्टीमेटली वो की वो चीज़ मुनाफा ज़्यादा बन नहीं पा रहा है। तो इसके लिए राइटर कुछ और सजेशन दे रहे हैं। एक तो ये कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आप जो सब्सिडी दे रहे हो ना, बोलो सब्सिडी को बंद करो, लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। कितना जो आप ग्रेन देते हो ना, अनाज देते हो, उसकी बजाय उस ग्रेन का जो भाव है उसके हिसाब से एमएसपी लगा लो और एमएसपी को 20% ऐड कर दो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, उसके अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो अपने हिसाब से यूज कर लेगा। इससे फायदा हो जाएगा, बोले एक तो सब्सिडी बिल है वो रिड्यूस हो पाएगा। इससे क्या होगा, बोले इकोनॉमी में भी थोड़ा सा सर्कुलेशन घूमेगा। एक तो ये कैश ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। दूसरा कि अभी हमारे यहाँ पर वीट की हम बात करें तो वीट प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आ रही है, तो वीट एक्सपोर्ट को बैन करने का डर लगा है। तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो प्रीवियस पॉलिसी मेकिंग के जो इश्यूज रहे हैं उनमें क्या रहा है कि हमने कंज्यूमर को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, इसका नुकसान फार्मर्स को ज़्यादा हुआ है। चाहे फिर वो स्टॉक लिमिट की बात करें कि ट्रेडर जो है इतने लिमिट के बाद में इतना, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं मेंटेन कर सकते, या फिर एक्सपोर्ट प्राइस है उस पर हमने मिनिमम कैपिंग लगा दी, या फिर बिल्कुल ही एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। तो बोले ये बहुत डिस्करेजिंग हो जाती है, क्योंकि फार्मर का प्रोडक्ट अगर इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी प्राइस पे बिके तो उसको बेनिफिट होगा। तो ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंडियन फार्मर्स को एफिशिएंट एक्सपोर्ट वैल्यू चेन प्रोवाइड करने की जरूरत है। मार्केटिंग कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि एक खेत से एक पोर्ट तक पहुंचने में गेहूं को जोड़ना है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको पहुंचने में जोड़ना है, और हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बिके। तो बोलो गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करने की जरूरत है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है WHO काउंटिंग। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में 2021-22 में जो मॉर्टेलिटी रही है वो बहुत ज़्यादा रही है। इंडिया में लगभग 47.4 लाख डेथ्स रजिस्टर की गई है, और WHO ने यह भी कहा है कि इंडिया में जितनी भी कोविड की वजह से डेथ्स हुई थी उनमें 90% तो अनकाउंटेड या अनरिपोर्टेड ही चली गई। इसका मतलब सरकारी डेटा और एक्चुअल डेटा जो WHO अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा है या बता रहा है, तो उसमें बोला 90% का डिफरेंस है। अब आप देख लो कि जब 90% डेटा एक्यूरेटली कलेक्ट नहीं होगा तो क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे। तो ये चीज़ केवल WHO का ही कहना नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर हमने ऑलरेडी बोले बहुत सारे ऑलरेडी कई अदर एजेंसीज के सर्वेज देखे हैं, उनमें भी सेम चीज़ ही देखने को मिली है कि गवर्नमेंट ने जो डेटा दिखाया उसके कंपैरिजन में डेथ बहुत हुई है। तो ऐसे में देखो कि जब कभी भी हम डेटा की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, स्टार्ट्स की बात करते हैं, उसका टारगेट क्या होता है हमारा कि एक तो देखो एकेडमिक एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि वाकई में हमारे देश में डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, वो एनालिसिस करना। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे क्या है कि एक तो जब हमें ये पता पड़ जाए कि हमारे देश में 50 लाख तक लोगों की डेथ हुई है पिछले 2 सालों में 2020-21 के टाइम पे, तो उस टाइम पर हम ये पता तो कर लेंगे ना कि हमारे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सिस्टम में क्या कमियां हैं, क्या हमें फ्यूचर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए तैयारियां करनी चाहिए, क्या हमें जो भी फैमिलीज जिनके नियर एंड डियर्स की डेथ हुई है उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डशिप आई है कोविड की वजह से। एक तो जो कमाने वाले बंदे थे वो गए इस दुनिया से, और दूसरा कमाई नहीं रह रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसके अलावा वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन में कोविड कॉम्पनसेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है। इससे क्या होगा, इससे क्या हो रहा है कि फैमिलीज जो हैं वो खुद आकर के बता रही हैं कि भाई हमारे घर में इतने जनों की डेथ हुई है और ऐसे ऐसे वो काम में हमारे घर में इतना कंट्रीब्यूट किया करते थे। तो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तभी तो एक्यूरेटली पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी, तभी तो कमियों का पता पड़ेगा, तभी तो स्कीम्स बनेगी, तभी तो टारगेट कर पाएंगे हम उनको। तो ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके से गवर्नमेंट के डेटा को यहाँ पर बिल्कुल डिस्कार्ड किया जा रहा है या गवर्नमेंट डेटा में कमियां बताई जा रही है। फिर बात आ जाती है WHO की, तो WHO भी भाई दूध का धुला नहीं है। WHO ने भी बहुत गलतियां की है। क्या गलतियां की है? सबसे पहली चीज तो कि इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने में कितना डिले कर दिया। चाइना के साथ में एंगेज करता रहा, चाइना की वुहान सिटी में जो
जो वायरोलॉजी लेबोरेटरी थी है ना, वहाँ से पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है, इंटरनल एडजस्टमेंट करता है, चाइना को परसुएड करता है कि हाँ जी हमें डिक्लेयर करने दो, डिक्लेयर करने दो। चाइना ने नहीं माना, रिजल्ट ये रहा, कम से कम 4-5 महीने लेट हो गया। आउटब्रेक हो गया था नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने के बाद में फिर जनवरी में जाकर के फिर इसको पेंडेमिक, मतलब एक तरीके से पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया कि हाँ जी ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, ज़बरदस्त बीमारी फैल रही है ये। तो ऐसे में कितना डिले कर दिया, डब्ल्यूएचओ ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इसका मतलब क्या हो गया, चाहे इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी की बात करो, चाहे डोमेस्टिक एजेंसीज की बात करो, कोताही बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है। बोले ये कोताहियाँ हमें बहुत कुछ सिखा रही हैं, हमें ये गलतियाँ आगे नहीं करनी है, पर इसके लिए हमारे पास में डेटा तो हो कम से कम। साथ में अभी रिसेंटली आपको पता है डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल वो और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मिलकर के डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे लॉन्च किया, जामनगर में अभी लॉन्च किया है। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिसेस हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाएगा, एक ग्लोबल रिपोजिटरी बनेगी। तो जब आप इस तरीके से काम कर रहे हो कि इंटरनेशनली जो भी ट्रेडिशनल मेडिकेशन सिस्टम है उसका हम यूज़ कर सकें ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को, तो एक्यूरेसी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, ट्रांसपेरेंसी की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो ऐसे में डेथ रिकॉर्ड में क्यों कोताही बढ़ती जाए। और दूसरी चीज़, जब कोई भी बीमारी आउटब्रेक हो तो डब्ल्यूएचओ को भी ज़्यादा ढील नहीं बरतनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए, आज की क्या परिस्थिति है, आज क्या करना चाहिए सरकार को। हमारे देखो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इस सीआरएस और एसआरएस काम करते हैं, जिसमें कि डेथ और बर्थ दोनों के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आज तो भाई डिजिटाइज सिस्टम है, कितना सोशल मीडिया का प्रेवलेंस है, क्यों ना हम इस डिजिटल सेगमेंट का यूज़ करके हमारे डेटा कलेक्शन मेथड को और इम्प्रूव करें, जिससे कि एक्यूरेसी आए डेटा कलेक्शन में, और उतना ही अच्छा फिर हम हमारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे और पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी हो पाएगी। तो ऐसे में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में आकर के काम करना होगा, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ के पास में जो एक्सपर्टाइज अवेलेबल है वो भी हमें यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया लास्ट आर्टिकल। फिर ये एक छोटा सा इन्फ्लेशन वाला है, पॉइंट वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है, जो अशोक गुलाटी जी वाला जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। क्योंकि महंगाई का कारण ये भी बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका में ड्राई वेदर सीजन आ रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं, आपको पता ऑलरेडी। इसकी वजह से सप्लाई चेन ज़बरदस्त बढ़ी हुई है, महंगाई हमारे यहाँ पर अभी थोड़ी बढ़ी है और इसी तरीके से चलता रहा तो महंगाई और बढ़ जाएगी। तो टाइम पे सही कदम उठाने ज़रूरी हैं। तो एक तो ये बताया जा रहा है कि कम से कम 2-3 बार प्राइस राइज करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट जो है रेपो रेट और इनको राइज करना पड़ेगा आरबीआई को, तब जाके महंगाई कंट्रोल आएगी, ठीक है। ऐसा कुछ बताया जा रहा है, चीज़ें वही है वो अशोक गुलाटी जी वाली जो थी, ठीक है। डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू।